पहले की अपेक्षा आप देख रहे हैं ना, बच्चे कितने मर रहे हैं। कोई सुसाइड कर रहे हैं, कोई जहर खा के मर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। क्या करेगा आदमी हैं? और जब ऐसे क्वेश्चन आउट होते हैं तो क्या होता है, बच्चा तो जिंदा लाश बन के रह जाता है, उसकी सारी उम्मीदें पर पानी फिर जाती है। स्थिति इतनी गंभीर होती जा रही है कि युवा वाला देश में युवा ही बहुत बेकार बन के बैठा हो, है ना। ये कितनी चिंता की बात है कि हम जिसे कहते हैं कि मेरा देश के युवाओं, मेरे देश की शान है, मेरे देश के भविष्य हैं, आज वही सड़क पर, रोड पर हैं। कितनी चिंतित कर देने वाली ये सवाल है। फिर से लगन से मेहनत से पढ़ाई करें, क्या पता इस बार असफल हो गए, अगले बार टॉप कर जाएं। हमारी यही शुभकामनाएं रहेगी। सर, रिवल न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए कुछ। जी, मेरा नाम अंशुमान हुआ। मैं पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का पूर्व उपाध्यक्ष रहा हूँ, 100 सीनेटर भी रहा हूँ। और 28 वर्षों के बाद में जो चुनाव हुए थे उसमें हम उपाध्यक्ष के बाद पर हम निर्वाचित हुए थे। सर, लेखक भी हूँ, छात्रों के लिए पीड़ा पर लिखता भी हूँ और समाज की उन चीज़ों को भी लिखता हूँ जो कि आज घटित हो रही है, जो वर्तमान में कैसे छात्र ज़िंदगी जी रहे हैं, उस पे हम लिखने में ज़्यादा हम रुचि रखते हैं। पेशे से मैं अधिवक्ता भी हूँ और लगता है कि हमको भी समाज में उस चीज़ों को उस तह तक जानी चाहिए जहाँ की उसकी पीड़ा को कोई आदमी आजकल देख नहीं रहा है। सर, छात्र से इतने जुड़े हुए हैं आप, बीपीएससी के बारे में बात करिए, या फिर बीपीएससी छोड़िए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, ऐसा कौन सा एग्ज़ाम है जो बिना पेपर लीक हुए यहाँ पर संभव हुआ है? ये काफ़ी दुखद है। एक तरह से होता है कि जिंदा आदमी को कैसे मर जाना होता है। एक ज़िंदगी में एक परिश्रमी छात्र के बारे में कभी जाके देखिए, कितना मेहनत करता है, भूखे प्यासे रहकर। दाल भात चोखा मिल गया तो वो भी चल गया, और नहीं मिला तो वो भी चला गया। उसके कारण बच्चे अब नशे करने लगे हैं। अपनी पीड़ा को मिटाने के लिए बच्चे नशे करने रहे, युवा गलत रास्ता धर रहे हैं। मुख्य बिंदु ये है कि कोई परीक्षा लीजिए, चाहे वो मैट्रिक हो, इंटर हो, चाहे पीसीएस की हो, सब जगह लीक हो रहा है। ये क्या मजाक बन गए हैं हम लोग एक तरह से। बीपीएससी सर, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, इतना बड़ा ओहदा, इतना बड़ा एग्ज़ाम, और ये लीक हो जा रहा है, इसका पेपर लीक हो जा रहा है। कैसी सज़ा मिलनी चाहिए जो लोग इसमें इन्वॉल्व्ड हैं? जैसे लोगों को सज़ा मिलनी, कड़ी से कड़ी कठोरतम सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि कोई ऐसी हरकत नहीं करे। हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों, तो पूरे 5 लाख छात्रों का ज़िंदगी बर्बाद करने वाले लोगों को सज़ा क्या होती है? ऐसे लोगों को क्या जेल में आप रख करके आराम से उसको खिलाइए पिलाइए, ऐसी सज़ा होती है? 5-7 लाख बच्चों को की आवाज़ को दबा देने का काम कैसे किया जाता है सरकार की तरफ से, ताकि बच्चे शांत हो जाते हैं इतने बड़े न्यूज़ के बाद भी? देखिए, आदमी जो है सबसे पहले है तो कि छात्र तो कुछ जाति में बटे हैं, कुछ धर्म में बटे हैं, और छात्र कंसस नहीं हो पाते हैं। वो अपनी विचारों को सही तर्क से विमुख हो जाते हैं। ये बटे हुए हैं या बांटे जा रहे हैं? अब जैसे भी रहे, बच्चे क्या है, अपनी स्वाभिमान को भूल करके किसी भी पार्टी का, पहले छात्र स्टूडेंट अपनी जाति होती है। छात्र एक अपने आप में एक जाति है, है ना। और उस जाति को आप कैसे कीजिएगा कि फलना जाति के फलना जाति के करके आप इसकी समाज में आप बच्चों को तोड़ रहे हैं, तो हम खुद कमज़ोर हो रहे हैं ना। तो इसके लिए छात्र को भी सोचना होगा ना कि हम जो काम कर रहे हैं वो कितना उचित है। कितनी मेहनत से किसान परिवार से एक बच्चा निकल के आता है, कहीं तैयारी करता है, फिर एग्ज़ाम देता है, फिर तब पता चलता है कि पेपर जो है वो लीक हो चुका है। कितना मतलब अंदर से वो टूट जाता है। आप तो छात्र संघ में रहे हुए हैं, उसके नेता रहे हुए हैं, उपाध्यक्ष रहे हुए हैं, तो आप नज़दीक से उनकी पीड़ा को समझते हैं, तो कैसा महसूस होता है उनको और आपको? देखिए, बहुत तकलीफ़ होती है। हम पेशे से एक अधिवक्ता के तौर पर मैं काम भी कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अच्छी डिग्री लेकर के मुंशीगिरी करने आ गए हैं। बोलता है, भैया हमारे पास कोई पैसे नहीं है, हम क्या करें, हम रूम रेंट भी नहीं दे सकते हैं, हम परीक्षा का भारम भी नहीं भर पा रहे हैं। बताइए, वैसे बच्चे, उसका नेता होना अगर ऐसे शब्द का कोई प्रयोग करता है तो कितना दर्द होता है। क्योंकि सब बड़े घर से नहीं होते ना। किसी के माता पिता रिक्शा चलाते हैं, किसी के माता पिता दिन भर दूसरे के खेतों में काम करके अनाज उगाही करते हैं, वही बेचते हैं, और उससे बच्चे को सोचते हैं कि, क्योंकि सभी माता पिता को लगता है कि हमारा बच्चा अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़े। देखते हैं, एक बच्चे के लिए माता पिता एक छोटे से स्कूल में नाम लिखाने के लिए दिन भर धूप में खड़ा रहती है कि हमारे बच्चे का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में हो जाए, ताकि उसका भविष्य संवर जाए। और जब ऐसे क्वेश्चन आउट होते हैं तो क्या होता है, बच्चा तो जिंदा लाश बन के रह जाता है, उसकी
सारी उम्मीदें पर पानी फिर जाती है। इतनी गरीबी के बारे में आप बात करें, पटना के अगर स्टूडेंट को भेज देते हैं भागलपुर एग्ज़ाम देने के लिए, कहीं और के बच्चे को भेज देते हैं कटिहार एग्ज़ाम देने के लिए, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कैसी आर्थिक तंगी है, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? हम तो बहुत इसका विरोध करेंगे। हम तो चाहते हैं कि जहाँ पर बच्चे हो जो उसका गृह जिला हो, आप 1-2 जिला कन्वर्ट कर दीजिए, लेकिन इतने दूर नहीं भेजिए। बच्चे हैं, उसके पास हो सकता है कि फार्म भरने के बाद उसके पास 1 रुपया नहीं रहे, क्योंकि कोरोना में आदमी में जितनी बेरोजगारियां हो गई है कि आदमी मानसिक रूप से इतना आर्थिक तंगी झेल रहा है कि ये काफ़ी हमारे देश, हमारे युवाओं के लिए शर्मिंदगी की बात है। हम बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं कि हमारे देश के लोग कहते हैं कि हम युवाओं के देश में हैं, और वही युवा आजकल दर बर भटक रहे हैं। उसकी तकलीफ देखकर देखी नहीं जाती है। भविष्य क्या लगता है सर, ऐसे पेपर लीक होते रहें, ऐसे लोग मेहनत करते रहें और पेपर लीक होने के बाद उनका भविष्य खतरे में दिखे, अंधेरे में दिखे, तो आप क्या सोचते हैं कि भविष्य कैसा है? पहले की अपेक्षा आप देख रहे हैं ना, बच्चे कितने मर रहे हैं। कोई सुसाइड कर रहे हैं, कोई जहर खा के मर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। क्या करेगा आदमी हैं? जिसके पास पैसे नहीं है, कितनी तकलीफ में जीते हैं वो। इसका समाधान क्या है सर? समाधान है कि सरकार सभी बच्चे की अच्छी तरह काउंसलिंग करे और बच्चे की भावनाओं को भी व्यक्त करे। सिर्फ होता है कि देखिए, सरकार बन जाने से कुछ नहीं होती है, उसकी तमाम तरह का रूल रेगुलेशन जो फॉलो करना होता है। हर एक बच्चे, जैसे कि इंस्टीट्यूशन में देखिए आप, कितनी इंस्टीट्यूशन में होते हैं जो कैंपस सिलेक्शन होते हैं, बच्चे बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर रोड पर हैं, यहाँ तक कि MBA करके भी सड़क पर हैं, है ना। चाय की दुकानें कोई खोल रहे हैं, है ना, कोई तस्करी कर रहे हैं। एक लड़की आप पटना वुमेंस कॉलेज के बाहर चाय वाली आई हुई हैं, ग्रेजुएट चाय वाली आई हुई हैं, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे कि कोई IBPS की तैयारी करके आ रहा है चाय का दुकान खोलने, कोई MBA करके जा रहा है, कोई IIT करके जा रहा है, क्या PhD वाले भी अब आएंगे धीरे धीरे? जितने भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उच्च स्तरीय पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद क्या सभी चाय बेचने ही लगेंगे? आपको पता है कि बहुत सारी पटना में किताबों की दुकानें हैं, और उस दुकान वाले से जाके पूछिए कि कई लोग उसमें हैं जो PhD कर रहे हैं और PhD किए हुए हैं, और फिर भी वो किताब की दुकान को पकड़े हुए हैं। उसने काफ़ी मेहनत किया, नहीं कुछ लगा तो किताब की दुकान ने, चलो भाई इससे बढ़िया क्या चीज़ है। तो सर चाय वाली पे आप क्या बोलना चाहेंगे, ग्रेजुएट चाय वाली पे क्या बोलना चाहेंगे? कि उसमें हज़ारों और लाखों बच्चे बच्चियाँ जो हैं परेशान हैं। कोई बच्ची ताकत अपना हिम्मत दिखा करके दिखा देती है कि लो भाई, अगर हमको कुछ नहीं मिला तो चलो आप चाहिए बेचेंगे। क्या ये सरकार की दुर्दशा दिखा रही है या फिर अपने कहीं तैयारी में कमी को दिखा रही है, क्या दिखा रही है? सपोज दैट है कि उम्मीद हम इसीलिए नहीं करते हैं, कोई माता पिता अच्छे इंस्टीट्यूशन में इसलिए पढ़ाते हैं ताकि वो आके बेहतर करे, हमारे देश के तरक्की में उसका योगदान हो। जब उसको तरक्की नहीं मिलती है तो वो कुछ अलग अपनी तरक्की ढूंढती है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ को थोड़ा सा अपने आप में भी प्रोत्साहन करना चाहिए। सर वो पटना वुमेंस कॉलेज के बाहर स्टॉल लगा हुआ है टी का, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं वहाँ के स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ दिमाग में अफेक्ट करेगा कि मैं भी पढ़ के शायद, बिल्कुल पढ़ के मुझे भी शायद कुछ नहीं मिलेगा, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें देखिए, कोई भी चीज़, एजुकेशन को आप इतना कमज़ोर मत समझिए। हमारी बच्चियाँ बच्चों से कम नहीं है। महिलाओं को भी बहुत बढ़िया एक अच्छा ऑफर है कि कम से कम पढ़ने के प्रति उसकी भी अभिलाषा इतनी जाग चुकी है आज के समय में कि जो गांव में आजकल बच्चियां नहीं निकलती थी, कम से कम साइकिल पर सुबह में सैकड़ों लड़कियां आपको साइकिल चलाते हुए मिलेगी। ये एक अच्छी तरक्की है। लेकिन साथ में है कि सिर्फ पढ़ने से, आजकल पढ़ने के लिए दिमाग के लिए कोई नहीं पढ़ता है, सब रोज़गार के लिए पढ़ता है कि 2 पैसे की हमको नौकरी मिले, है ना। ये नहीं है कि पढ़ने से हमको दस्तखत जान जाने से हम लिखे पढ़ लिए, इससे नहीं होता है। पढ़ने का मुख्य मकसद ये होता है कि हम किस तरीके से हम माता पिता को फिर से बढ़िया से हम उसको सही उद्धार कर पाएँ, हम उसने जितना खर्चा किया हम उसकी सहयोग कर पाएँ, आर्थिक संपन्नता आए मेरे पास, ताकि हम अपने माता पिता को खुशी दे सकें। इस बेरोजगारी का समाधान क्या है? समाधान देखिए, जब तक कोई चीज़ें, कल कारखाने हैं, कुटीर उद्योग हैं, बहुत सारी छोटी छोटी कुटीर उद्योग होनी चाहिए, ताकि हमारे गाँव की, जैसे गाँव में हम जिस साइड के रहने वाले हैं वहाँ की महिलाएँ, आदिवासी महिलाएं को मैं देखता हूं कि दिन भर कोई पत्तल बनाता है, कुटीर उद्योग में ही आता है। प्रोत्साहन नहीं मिलता उनको सरकार की तरफ से, कुछ नहीं मिलता है। वो तो जंगल से पत्थर ला के बेचती है, कोई दतमन बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि रोजगार में सरकार को युवाओं के प्रति बहुत गंभीर होना पड़ेगा। हम लोग नहीं तो सड़क पर आ जाएंगे। स्थिति इतनी गंभीर होती जा रही है कि युवा वाला देश में युवा ही बहुत बेकार बन के बैठा हो, है ना। कितनी चिंता की बात है कि हम जिसे कहते हैं कि मेरा देश के युवाओं, मेरे देश के शान है, मेरे देश के भविष्य हैं, आज वही सड़क पर, रोड पर हैं। कितनी चिंतित
कर देने वाली ये सवाल है। अंत में सर, जो भी हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, बीपीएससी जो अभी जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा, जिनको पता चला होगा पेपर लीक हो चुका है, उनको आप कैसे प्रोत्साहित करेंगे आगे के लिए, ताकि वो किस फील्ड में जाएं, किस तरीके से अपने आप को अच्छा और बनाएं और अपने लिए रोज़गार पैदा करें? हम तो इतना ही बोलेंगे कि विश्वास से दुनिया को जीत सकते हैं। एक आत्मविश्वास ही है जिसको कमज़ोर नहीं होने दें। चाहे हम कितना भी हार जाएं, तो बड़े बड़े महापुरुषों की जितने भी गाथाएं हैं उसको पढ़ी जाए कि हम हिम्मत नहीं हारेंगे और जीतेंगे एक दिन। और इसी बातों के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि टूटना नहीं है ना। कभी कभी ईश्वर जो है कुछ ऐसी चीज़ें कर देती है कि लगता है कि ये मेरे लिए बहुत गलत हो रहा है, और जब उसका बाद में परिणाम देखते हैं तो लगता है कि चलो मेरे लिए यही हुआ है ये काम, है ना। तो इस तरीके से हर एक चीज़ को आशाओं की तरह देखें, उम्मीद के तरह देखें, और एक दिन आशा सफल होंगे। और कभी हिम्मत नहीं हारना है, आगे बढ़ना है और अपने अपने काम के प्रति लगनशील रहना है, पढ़ना है और आगे बढ़ना है। उस दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि हमारी कोई मेहनत को कोई खरीद सके। यही एक ईश्वर ने, माँ सरस्वती ने हम लोग को दिया है। एक विद्या ही एक ऐसी चीज़ है जिसको कि ना तो कोई ले सकता है, ना तो खरीद सकता है, ना तो हम बेच सकते हैं, लेकिन हाँ बांट सकते हैं, है ना। और जितना बांटेंगे उतना हम खरीद भी सकते हैं। हमको और ज़्यादा अपने आप में उसको ग्रहण करने की शक्ति मिलेगी। तो मैं फिर से चाहूँगा, सभी छात्रों से उम्मीद करता हूँ कि डट कर सामना करें और अपने को कभी अपने आप को हिम्मत नहीं हारना है और उसे जीतना है। इसी के साथ मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.